जी पूछ रहे हैं, यही है सुदर्शन सर। कॉपी निकाली, कॉपी। आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं। आप लोगों का क्लास टाइमिंग 11 to 1:30 है, तो 1:30 के पहले हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों का अगर दूसरा जगह पे ट्यूशन है 2 बजे, तो आप लोगों को 1:30 पे निकल के जाना पड़ेगा। प्रीवियस बैच के बच्चे लोग मेरे से वो जोर जबरदस्ती 1:10 1:15 पे क्लास छुट्टी करवा लेते थे। हम नहीं छोड़ पाएंगे। उसके कारण क्या होता है, हर दिन का 20-20 25-25 मिनट का जो लेट है, वो 50 क्लास के बाद 50 इंटू 30 मिनट मतलब हो गया कितना घंटा, 50 इंटू 25 घंटा। 25 घंटा का मतलब हो गया 10 क्लास। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं 10 क्लास पीछे चल रहा हूं। तो मेरा गलती है कि बच्चों की गलती है? अल्लाह आपकी है। तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। आप लोगों को 1:30 के पहले छुट्टी नहीं मिलेगी। ओके? तो आप लोगों की 2 बजे ट्यूशन होती है ना, यहाँ से 2 बजे आप लोगों कहीं ना कहीं तो किसी को जाना पड़ता होगा। 1:30 बजे निकल के जाएंगे। आपको जैसे दौड़ के जाना है, स्प्रिंट करना है, जो करना है आप कीजिए, उसाइन बोल्ट बन जाइए, लेकिन मैं 1:30 पे ही छोड़ूंगा। ओके? दूसरी बात, आप लोग मेरी क्लास में बातचीत आराम से करेंगे, पर मेरे साथ। तो मैं बड़ा टॉकेटिव टाइप से पढ़ाता हूँ, मतलब आप 2 वे कन्वर्सेशन मेरी क्लास में चलता है। तो बहुत आराम से आप अपना व्यू रख सकते हैं। कोई चीज़ के बारे में आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है ये बात, आप जरूर रखिए। हम आपको आराम से बहुत प्यार से समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगा मेरी क्लास में। ओके? हम अथॉरिटेटिव तरीके से नहीं पढ़ाते, मतलब आराम से डेमोक्रेटिक वे में पढ़ाते हैं, पर हम हैं ऑटोक्रेटिक। कॉपी निकाल करके थोड़ा सा ना अपने सिलेबस के बारे में देखिए। आप लोगों का जो अकाउंट्स का पेपर 1 है, आपको बुक कुछ दिनों में मिल जाएगी। मैं एक बार ना आपको पेपर 1 का सिलेबस दिखाता हूं, फिर जो आज पढ़ाना है मेरे को हम पढ़ाएंगे। देखिए ये आपका सिलेबस है पूरा। 9 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर इन योर ग्रुप 1 सिलेबस and 9 accounting standards are there in group 2 syllabus also. ओके? तो क्योंकि अभी ग्रुप 1 की पहली क्लास है, तो मैं थोड़ा सा खाली जो ग्रुप 1 का सिलेबस है हम उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, देयर आर 4 चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंट्स बोल के मैंने लिखा है, देखिएगा। एक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक का नाम है अमलगमेशन अकाउंटिंग, और एक का नाम है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। ये 4 चैप्टर्स कॉर्पोरेट रिलेटेड अकाउंटिंग पर हैं। कंपनी किसको बोलते हैं? कोई कंपनी का नाम दीजिए ना जो लिस्टेड है। एनी कंपनी दैट यू नो विच इज लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या करती है वो कंपनी? नहीं मालूम? बहुत सारा काम करती है। ओके? क्या क्या? एक तो बताइए ना क्या करती है। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है। यस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है, बहुत सारा काम करती है। इज ट्रू। दूसरा जो उनका बड़ा काम जो वो लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं, वो है रेल जियो। रिलायंस जियो लॉन्च शायद फ्री में कर दिए हैं, पैसा लेके सितंबर से करेंगे। क्या दिसंबर से? क्या दे रहे हैं अभी? मोबाइल फोन दे रहे हैं। एक तो लाइफ नाइल, क्या फोन है?
हम तो स्पेलिंग ही नहीं देख पाए उसका, बड़ा अजीब सा स्पेलिंग है। एल और ई भी नहीं है पीछे में, और आई की जगह वाई है ना, ऐसा कुछ है कर्म कांड। आई मीन देयर इज समथिंग जो आई को कैच करता है। मेरे साले के पास है वो, उसकी सगाई हुई है अभी, तो मैं समझ गया कि ये फोन उसने क्यों लिया है। तो सुनते हैं 2-3 महीना फ्री में बात करो जितना बात करना है, और इंटरनेट भी फ्री है। उसके बाद हाँ 4G 5G वटेवर, हमको मालूम नहीं कौन सा जी है वो, लेकिन उसके बाद वो लोग फिर पैसा लेंगे। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट माय सिलेबस इज दैट कि कॉर्पोरेट्स, रिलायंस हो, टिस्को हो, ONGC कंपनी हो, उनसे रिलेटेड ये 4 चैप्टर ग्रुप 1 में हैं। ये चैप्टर्स थोड़े टफ माने जाते हैं। हम लोग 1-2 महीना पढ़ने के बाद इन चैप्टर्स पे जाएंगे, ओके? क्योंकि आप लोग अभी CPT पास करके आए हैं, तो बेसिकली यू आर क्लास 12 पास आउट्स। 12 क्लास पास किए हुए ना आप लोग, हम ठीक बोल रहे हैं ना? तो आप लोग थोड़े छोटे हैं, तो हम लोग इन चैप्टर्स पे थोड़ा बाद में जाएंगे। आप लोग ना डरिएगा मत बिल्कुल मेरे से, मेरी एज आपसे डबल से थोड़ी ज्यादा है, तो लेकिन आपको ऐसा दिखाई देगा कि हम एकदम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। आप जो बोलेंगे हम वो सुनेंगे। बहुत कम डांटते हैं हम, किसी को कुछ जोर से नहीं बोलते हैं। जोर से बोलना होता है हम ट्यूशन से निकाल देते हैं ना। आप एकदम डरना मत मेरे से, आप कंफर्टेबल रहोगे, हम बहुत आराम से बात करेंगे आप लोगों से। उसके बाद ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इजी चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर सम इजी चैप्टर्स जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। उसके बाद कुछ चैप्टर्स थोड़े टफ हैं, लाइक हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये थोड़े टफ। एक बीच में और चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री के नाम से आप लोगों ने सुना होगा कभी अगर। ये थोड़े टफ चैप्टर्स हैं। और फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग और इंश्योरेंस क्लेम है। ये कुछ चैप्टर्स हैं आप लोगों के सिलेबस में जो हम लोगों को कवर करने हैं। आप ये मान के चलना बच्चों कि आपका जो ग्रुप 1 का अकाउंटेंसी का पेपर आएगा वो 100% प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर आपको प्रैक्टिकल है। थ्योरी का इसमें कोई स्टोरी नहीं है, ऑल प्रैक्टिकल। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया, 9 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, उससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मार्क्स के। वो जो क्वेश्चन होंगे वो थियोरिटिकल होंगे पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले। मतलब ऐसा नहीं कि भाषण लिखिए, ऐसा कि ये केस है इसका आंसर बताइए। मतलब क्या हुआ कि आपको उसमें भी प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। उसमें भी हो सकता है कुछ फिगर लिखने पड़े, कुछ सम सॉल्व करना पड़े। और अगर कुछ लिखना भी पड़ेगा ना तो दैट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ भाषणबाजी, दैट्स वेरी सिंपल काइंड ऑफ प्रैक्टिकल आंसरिंग। तो पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। लास्ट टाइम वॉज द फर्स्ट टाइम जब थोड़ा पेपर स्ट्रॉन्ग आया था, टफ आया था। इसके पहले हमेशा पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली ये इजी आता है। टफ आता है तो भी आप मोर देन 50 स्कोर कर सकते हैं, और इजी आता है तो बहुत आराम से 75, 80, 85, 90 स्कोर इस पेपर में होता है। बाकी पेपर्स के लिए ये टोन सेट करता है। सबसे पहला पेपर होता है ना अकाउंट्स 1 का, फर्स्ट पेपर आप देते हो तो ठीक है, ग्रुप 1 का अकाउंटेंसी ठीक है। ग्रुप 2 का जो अकाउंटेंसी का पेपर है वो ग्रुप 1 से इजी है हमेशा से। तो ग्रुप 2 जो कि नाम से एडवांस्ड अकाउंटिंग है वो थोड़ा बिलो लेवल का अकाउंटिंग है, लोअर लेवल का है। और ग्रुप 1 जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी का पेपर है, मान लो अकाउंटिंग बोल करके, ये थोड़ा टफ है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2 अकाउंटेंसी। ओके, सो टोटल एग्जाम में ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा जो से 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? और नहीं दिख रहा है? ओके, और ना 6 क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के।
कॉमन सेंस कुछ बोला? कॉमन सेंस कुछ बोला या नहीं बोला तेरा? हाँ, 5 लिखने पड़ेंगे। 16 इंटू 5 लिखोगे तो 80 हो जाएगा, और ये 20 मार्क्स का है। तो ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ये कंपलसरी रहेगा। कौन सा वाला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला। तो एक क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये तो मान के चलो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आएंगे 80 मार्क्स के, ये तो सम सॉल्यूशंस, लाइक लेजर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाओ, टी शेप अकाउंटिंग जिसको आप लोग बोलते हो, ये वो सारे हैं। और ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन थियोरेटिकल रहेगा, लेकिन आपका एप्लीकेशन जो होगा वो बड़ा प्रैक्टिकल होगा। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का पढ़ाई? नहीं, ठीक है, लिखिए कॉपी में। अच्छा, टोटल मिलाकर के आई विल बी टेकिंग अराउंड 60 to 65 लेक्चर्स ऑफ 2.5 hours, okay, without any break. If at all a break is given, that is for 4 to 5 minutes. 2.5 घंटा का 65 लेक्चर होगा मान के चलिए। Got it? For group 1 I am talking. ग्रुप 2 अगर आप एडमिशन लिए हो तो ग्रुप 2 के लिए मैं अलग से जब ग्रुप 2 स्टार्ट होगा तब बात करूंगा। ओके, क्या होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैं अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं। क्या होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, कॉपी में लिखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड the following: A, balance sheet, B, profit and loss account, सारा एसी चला दीजिए, देखिए नहीं एक बार। सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड डी, नोट्स ऑन अकाउंट्स। आप लोगों ने अपने सीपीटी लेवल पे बैलेंस शीट्स बनाई है? ड्राफ्टेड द बैलेंस शीट्स किसी का भी? क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर? असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आप टी शेप का बैलेंस शीट बनाए हो कभी भी पास्ट टेंस में, तो राइट हैंड साइड इज द असेट साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज द लायबिलिटी साइड। Can you say me just one? Can you give me one answer? कि बैलेंस शीट के ऊपर जो ये लिखा रहता है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/16। अच्छा, आप लोगों की एग्जाम होएगी मई 17 में, तो आप लोगों के जिस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा 16-17 फाइनेंशियल ईयर। तो हम जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो मेरी बातचीत में बार बार यही निकलेगा, वो साल जो 16-17 वाला साल है, वो साल जिसका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 है, वो साल जो 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ है। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में 16-17 ईयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गॉट इट? क्योंकि आप मई 17 में एग्जाम देंगे ना, सो 17 मार्च खत्म हो जाएगा तब तक, तो 16-17 ईयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नाउ टेल मी,
इस लाइन का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/16। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट करके और क्वेश्चन को थोड़ा इलैबोरेट कर देने दो, एंड देन यू आंसर माय क्वेश्चन। मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे पास 40 लाख रुपया का एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग असेट, और मैंने 20 लाख रुपया का एक बिल्डिंग और खरीदा इस साल। 40 लाख मेरे पास बिगिनिंग में था, मतलब एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई ईयर, दैट इज 1/4/16, आई वॉज हैविंग ए WDV ऑफ माई बिल्डिंग एट 40 lakhs of rupees। 40 लाख की बिल्डिंग मेरे पास थी, और इस साल मैंने 20 लाख का बिल्डिंग और एक्वायर किया, खरीदा, नया बिल्डिंग खरीदा। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17 जब हम बनाएंगे तो 60 लाख रुपए बिल्डिंग लिखेंगे ना। क्यों? बैलेंस शीट तो इस साल का है ना। बोलिए बोलिए, बैलेंस शीट तो इस साल का है ना। सर बैलेंस शीट कोई साल फाल का नहीं होता है। बैलेंस शीट साल का नहीं होता है। देखिए वहां क्या लिखा, बैलेंस शीट एज ऑन। हाँ, आज का बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2017। So when we say balance sheet as on 31/3/17, that is a point statement. It's not a period statement. So balance sheet और P&L में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि P&L is a period statement and balance sheet is a point statement. So when you say balance sheet is a point statement, it means कि as on today मेरी asset कितनी है। अब एज ऑन टुडे मेरी उम्र कितनी है? आंसर इज 44। इतने सालों में एक्यूमुलेट करके ना 44 हुआ। यस नो बोलिए। अब पिछला साल में कितने दिन जिया? आंसर इज 365 दिन। आप समझ रहे हो बात को? पर एज ऑन टुडे तो हम 44 साल के हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? सो व्हेन यू से कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, that means all the assets and all the liabilities that have been accumulated by me over my past life. इतने सालों में मैंने जितनी असेट लाइबिलिटी आज तक एक्यूमुलेट करी, उसका एज ऑन टुडे जो बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। सर अगर आपने बेच दिया तो फिर वो कहां है मेरे पास? दैट इज नॉट देयर विथ मी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी बिल्डिंग बेच दी, तो अगर बेच दिया तो क्या वो एज ऑन टुडे मेरे पास है? नहीं है। एज ऑन टुडे मेरे पास वो असेट अगर है तो ही वो मेरी बैलेंस शीट में आएगी। सो व्हेन वी से बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च और असेट एज ऑन 31 मार्च, तो एज ऑन 31 मार्च मेरे पास जो असेट्स हैं वो मेरे बैलेंस शीट में आएगा। इफ आई डिस्पोज्ड सम ऑफ माई असेट्स, that will not feature in my balance sheet, but if I had acquired some of those assets, that will feature in my balance sheet because it's a point statement. As on today क्या पोजीशन है ये बताना है। But then what is profit and loss account? For the year ended. नाम देखिए, profit and loss account for the year ended। हम लोग बोलते पीरियड स्टेटमेंट। एक साल का हिसाब किताब, एक साल का इनकम और एक साल का एक्सपेंडिचर। पूरे साल भर में हमने क्या क्या कमाया और साल भर में हमने क्या क्या खर्चा किया, एंड देन व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सो टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो वो जो फॉर द पीरियड है वो एक साल का स्टेटमेंट है। कैश फ्लो इज ऑल्सो फॉर द ईयर एंडेड। कैश फ्लो भी जो बनता है वो साल भर का बनता है। बैलेंस शीट इज एन अक्यूमुलेटेड स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज एन अक्यूमुलेटेड स्टेटमेंट। क्यों मैंने वर्ड यूज किया अक्यूमुलेटेड स्टेटमेंट? हर साल अगर मैं असेट ऐड करता जाता हूं तो बैलेंस शीट में मेरा असेट का बैलेंस बढ़ता जाता है, तो अक्यूमुलेट होता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पीरियड स्टेटमेंट, वो एक साल का बनता है। पर बैलेंस शीट आज तक का बनता है। जैसे एज ऑन बोलते हैं ना कि बैलेंस शीट आज का, तो एज ऑन माने आज तक का। उसमें 15 साल पहले भी मैंने जो बिल्डिंग खरीदा था वो भी मेरे बैलेंस शीट में है। जैसे ये बिल्डिंग जिसमें तुम बैठे हो, दिस इज क्लासरूम, दिस आई एक्वायर्ड इन 2006, इन द ईयर 2006-7। आप 6-7 फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो। ये मेरी बैलेंस शीट में आज भी है।
बोले ये मेरी बैलेंस शीट में आज भी है, लेकिन इसका पेमेंट जो मैंने कैश फ्लो में दिखाया था वो मैंने उसी साल में दिखाया था, क्योंकि कैश फ्लो इज अ पीरियड स्टेटमेंट। तो इसका पेमेंट मेरे कैश फ्लो में 2006-07 में आया था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन ये बिल्डिंग मेरी बैलेंस शीट में आज भी है। डिड यू गेट द पॉइंट? नाइस। देखिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स ऑन अकाउंट्स पे अगर आपकी लेवल पे मैं बात करूं, थोड़ा सा छोटे उम्र के हिसाब से, तो ये आपने कभी ना कभी बनाया है ना? ये भी आपने बनाया है, ट्रू। ये शायद आपने 11th-12th में बनाया होगा, ऐसा बच्चे लोग बोलते हैं। हम लोग थोड़ा मोड़ा कभी कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए हुए हैं, लेकिन आपको ना आईपीसीसी में इसको बहुत एडवांस्ड लेवल पे पढ़ाया जाएगा, बहुत बहुत एडवांस्ड लेवल। आप ये समझ सकते हो हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीए फाइनल में ना कैश फ्लो नहीं है, पूरा कैश फ्लो आपको आईपीसीसी में ही पढ़ना है। तो बड़े एडवांस्ड लेवल के कैश फ्लो आपको बनाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। ओके, ये क्या चीज है? नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होता है? दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट डिस्कशन ऑन टुडे। कॉपी में लिखिए पैराग्राफ नंबर 2। अच्छा, एक बार बताओ तो, बैलेंस शीट शोज द असेट्स एंड लायबिलिटीज, P&L अकाउंट शोज द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, कैश फ्लो शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, रुपया का आना और रुपया का जाना। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। हाँ, सैलरी का पेमेंट इज ए कैश आउटफ्लो, सैलरी का पेमेंट इज अ कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। कैश फ्लो हो रहा है ना, मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ेंगे हम लोग 2-3 महीना बाद पढ़ेंगे, बट हम लोग पढ़ेंगे एक टाइम पे। अच्छा, सैलरी इटसेल्फ पीएल में आता है कि बैलेंस शीट में? पीएल में आता है, लेकिन कैश फ्लो में सैलरी का पेमेंट आ रहा है। अरे अभी तो बोला आपने, और ठीक बोला है। सैलरी का पेमेंट कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं, हमको खाली ये बताइए। यू आर पेइंग सैलरी, ट्रू की फॉल्स? तो पेमेंट में फ्लो हो रहा है कि नहीं रुपया का? तो आप नाम देखिए ना, कैश फ्लो, रुपया का फ्लो हो रहा है, यस और नो? इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी हो रहा है ना। और सैलरी पीएल में आता है। मैं क्या दिखाना चाहता हूं, देखिए, तो इंटरेस्टिंग चीज। बिल्डिंग परचेज किए हम 20 लाख रुपया का, बिल्डिंग परचेज किए, इट्स एन आउटफ्लो, वो बैलेंस शीट का चीज है। बिल्डिंग तो बैलेंस शीट का चीज है, लेकिन कैश फ्लो में आता है। नहीं समझे क्या इंटरेस्टिंग चीज? देखे, कैश फ्लो में पीएल रिलेटेड पेमेंट्स भी आते हैं और बैलेंस शीट रिलेटेड पेमेंट्स भी आते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? मैं क्या बोलने की कोशिश किया? इफ यू आर अक्वायरिंग एन असेट एंड मेकिंग ए पेमेंट फॉर दैट, इफ यू आर acquiring an asset and making a payment for that, it's a cash flow. And if you are paying for salary, it is also a cash flow. Yes, no, bolo? Yes. Salary may be an expense, building may be an asset, but after all you are making the payment for both of them. आप सैलरी का भी पेमेंट कर रहे हो, बोलो हाँ, और आप बिल्डिंग का भी पेमेंट कर रहे हो, तो दोनों का पेमेंट कैश फ्लो में आ रहा है। एक बिल्डिंग से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, और एक पीएल से रिलेटेड है। तो कैश फ्लो को हम लोग बोलते हैं, ये भेदभाव नहीं करता। कैश फ्लो जो है, अपन बोलते हैं ना, तुम ऊंचा तुम नीचा, भी इंडिया में दलित वलित बहुत चल रहा है सब कहानी। तो कैश फ्लो के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे पीएल एकदम चिल्ला के बोलता है, नहीं नहीं, खाली इनकम एक्सपेंस यहां आना चाहिए, रेवेन्यू आइटम्स नहीं। बैलेंस शीट बोलता ना, खाली कैपिटल आइटम्स आना चाहिए। कैश फ्लो बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जैसा भी हो, तुम खाली बताओ फ्लो हो रहा है कि नहीं, रुपया का फ्लो हो रहा है कि नहीं। बोला हाँ हो रहा है, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन छोटा सा आइडिया, और अपन अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होता है? सी, बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ नोट्स ऑन अकाउंट्स और द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ नोट्स ऑन अकाउंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं
कि अपनी जो 65 क्लास ग्रुप 1 में होगी और करीब करीब 50 से 55 क्लास ग्रुप 2 में होगी, 55 मान के चलो, इस पूरी 120 क्लासेस में आपको हर दिन नोट्स ऑन अकाउंट्स के बारे में जरूर बोला जाएगा। नोट्स ऑन अकाउंट्स एक ऐसा चीज नहीं है जिसको एक दिन में सीखा जा सके। इट्स ए लगातार लर्निंग प्रोसेस। और सीए फाइनल में भी जो 100-150 क्लासेस अकाउंट्स की होती हैं, 100 क्लासेस, उसमें भी हर दिन टीचर आपको नोट्स ऑन अकाउंट्स के बारे में बताएगा। बिगेस्ट, लार्जेस्ट ऑफ द 4, साइज वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज ऑल्सो, चारों में सबसे बड़ा है, साइज वाइज भी और इंपॉर्टेंस वाइज भी। ये एक पेज में बनता है बैलेंस शीट, ये भी एक पेज में बनता है P&L, ये भी एक पेज में बनता है, और ये 50 पेज में बनता है, 50 नंबर ऑफ पेजेस। आपको एग्जाम में 50 पेज का नोट्स ऑन अकाउंट नहीं बनाने आएगा, डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। बट आई एम सेइंग इज प्रैक्टिकली ये 50 पेज का होता है। अभी दिखाएंगे हम आपको 2-4 कंपनियों की बैलेंस शीट दिखाएंगे, आप देखिएगा कितने पेजेस का अकाउंटिंग करेंगे हम लोग बैठ के। पेज नंबर ऊपर लिखा हुआ रहेगा, तो अच्छा जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, आप देखिएगा खाली। हाँ, सब बिग थिंग, सब बिग थिंग। सर होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बैलेंस शीट की हर आइटम का, P&L की हर आइटम का और कैश फ्लो स्टेटमेंट की हर आइटम का डिटेल्स होता है। सर डिटेल क्यों चाहिए? आंसर इज इंफॉर्मेशन के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। आपको जब कोई चीज समझ में नहीं आता तो आप क्या पूछते हो? सर डिटेल में समझाइए। क्यों? सर समझ में नहीं आया। समझने की क्या जरूरत है? अगर समझ में नहीं आएगा तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में? अगर समझेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे पेपर में? तो आपको ऐसा लगता है ना कि हमको डिटेल में समझने की जरूरत है। नॉर्मल एग्जाम अपीयर करने के लिए आपको डिटेल में समझने की जरूरत है। तो हम अपने बारे में आपको बताते हैं, नॉट एज ए टीचर सुदर्शन अग्रवाल बट एज एन इन्वेस्टर सुदर्शन अग्रवाल। मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज को समझ के कंपनियों के स्टॉक शेयर्स में, स्टॉक मार्केट कंपनियों के शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं। अब अगर मेरे को ये लोग डिटेल नहीं देंगे तो मेरे को भी तो बैलेंस शीट समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आपको पढ़ाते वक्त डिटेल नहीं देंगे तो आपका मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, वैसे अगर कंपनी बैलेंस शीट में हमको डिटेल नहीं देगा तो हमको कंपनी का बैलेंस शीट समझ में नहीं आएगा। अब अगर हमको बैलेंस शीट समझ में नहीं आएगा और हम इसके पैसा लगा दिए इस कंपनी में तो मेरे पैसों के डूब जाने का चांस है। आपका तो क्या है, सीए है, इस बार एक पास नहीं किया अगले बार पास कर जाएंगे। अरे ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, बट मेरा तो साला करोड़ों रुपया लगा हुआ है। नहीं समझे? हम आपकी एज में सीए बनने के बाद इतना साल जो रुपया कमाए हैं वो तो सब लगा दिए हैं। तो मेरा समझना ज्यादा जरूरी है कि नहीं, हमको बताइए पहले। So the point is, let the joke be kept aside. The important thing is कि नोट्स ऑन अकाउंट जो होता है ना बेटा, वो बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो की वेरियस आइटम्स का डिटेल्स होता है, फुल डिटेल। इससे आपको पूरा बैलेंस शीट का हर आइटम का एकदम फुल डिटेल समझ में आ जाएगा। उससे आप फिनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो नोट्स ऑन अकाउंट्स कंटेन्स the details about various items of the balance sheet, P&L and cash flow, which improves the understandability of the financial statements. और कोई भी चीज को समझने के बाद जब डिसीजन लिया जाता है ना, that decision is always correct, और at least it will be correct। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, करेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था हम फुटबॉल खेल सकते हैं। मैं फुटबॉल के बारे में बोला, मुझे लगा मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो ठीक है, खेलना स्टार्ट किए, 1-2 बार जरा फील्ड में जाकर के लेकर के किक इधर मारना चालू किए। वहां 90 मिनट दौड़ना पड़ता है और हम 3 मिनट नहीं दौड़ पाते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं? अपने लिए ये गेम नहीं, अपन क्रिकेट खेल लेंगे। क्रिकेट में लगातार 3 मिनट से ज्यादा कभी नहीं दौड़ना पड़ता है। अब अगर 3 रन भी 4 रन तो दौड़ के लेना ही नहीं है। बैट्समैन अगर हैं तो 3 रन दौड़ के लेंगे,
तो 3 मिनट में हो जाता दौड़ना। बोलिए यस और नो। और फील्डिंग भी करेंगे तो बाउंड्री तक ही तो दौड़ेंगे, बाउंड्री से बाहर दौड़ना नहीं है। तो हमको समझ में आओ कि आई कैन प्ले क्रिकेट, लेट अस ड्रॉप फुटबॉल। जैसे डिसीजन मेकिंग, बच्चों इधर आ जाइए, अगर वहां जगह नहीं है तो इधर में जगह है, इधर फर्स्ट बेंच में है, आपको दिक्कत नहीं है वहां पे, ठीक है बैठ जाइए। सो द आइडिया इज, अगर आपको बोलूं, अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो आप मान के चलिए, आप जिस चीज के बारे में आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसका डिटेल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी मैं आपको बोलूं या आपको बोलूं, थोड़ा सा ना बच्चों से मैं बात करता हूं आपस में, तो आप डरिएगा मत, अगर नहीं बोलना मत बोलिएगा मेरे को, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं, आप ग्रेजुएशन साइंस में क्यों नहीं किए, साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? कोई फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होते, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते? आंसर ही सर समझ में नहीं आया 9th 10th में ना। वो जब स्पीड, मास, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, विस्कोसिटी होता था ना, तो वो सब अपने कहानी में, हाँ अपन को वेलोसिटी विस्कोसिटी में सिटी समझ में आता था। बैठ जा बेटा जल्दी। सो द आइडिया इज, एक टाइम पे बच्चा समझने लग जाता है कि मेरा करियर कहां पे जाना है, हम किस फील्ड के लिए बने हुए हैं, और अकॉर्डिंगली वो बंदा डिसीजन लेता है। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत जरूरी है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी तभी आता है जब आपको सारा डिटेल फर्निश किया जाए, डिटेल पता हो। तो सर ये डिटेल देगा कौन? आंसर इज जो इसको बनाता है। ऑब्वियसली जो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स बनाएगा वो डिटेल देगा। तो सर कौन बनाता है? द आंसर इज, मेरा अगर बैलेंस शीट है तो मैं बनाता हूं, या मेरा स्टाफ बनाएगा। पर मेरा स्टाफ बनाएगा, मेरा है, वो जिम्मेदारी मेरी है। स्टाफ को मैंने नौकरी पे रख के उससे बनवाया, पर यही बोला जाएगा दिस इज प्रिपेयर्ड बाई सुदर्शन अग्रवाल, मे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाई माई स्टाफ, बट बोला यही जाएगा दिस इज प्रिपेयर्ड बाई सुदर्शन अग्रवाल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके अकाउंटेंट लोगों ने बनाया होगा, वहां 50 से ज्यादा अकाउंटेंट काम करते हैं, लेकिन बोला यही जाएगा कि ये रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया है या रिलायंस के मैनेजमेंट ने बनाया है। बिकॉज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। डू यू नो हु द मैनेजमेंट इज? फॉर ए प्रोप्राइटरशिप फर्म लाइक मी, आई एम द मैनेजमेंट, आई एम द प्रोप्राइटर। हम मालिक, हम मैनेजर, सब कुछ हम, मेरे बैलेंस शीट हम बनाएंगे। बट फॉर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जहां शेयर होल्डर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, यू नो शेयर होल्डर्स, यू नो मैनेजमेंट, थोड़ा मोड़ा आइडिया है? नहीं है तो फट से बोलिएगा सर हम लोग को नहीं मालूम, तुरंत बोल दीजिएगा बेटा, कोई टेंशन का नहीं, हम बात करेंगे, क्योंकि छोटी उम्र के हैं आप लोग, तो आप आराम से बोलिएगा, कोई डरने का नहीं है। शेयर होल्डर कौन होता है किसी कंपनी में? ओनर्स। ओके ओके, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने एक कंपनी का नाम लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम भी शेयर होल्डर हैं, मेरे पास करीब 1000 शेयर होंगे, ज्यादा ही होंगे, पर 1000 इक्विटी शेयर है मेरे पास। तो हु एम आई? सर आप ओनर हैं, प्रोपोर्शनेट ओनर है, इसीलिए शेयर होल्डर। कुछ शेयर आप होल्ड करके रखें। शेयर, शेयर मतलब एक हिस्सा, शेयर, ये मेरा शेयर है, ये रोटी का शेयर मेरा है, शेयर बोलते हैं ना, तो हम एक शेयर होल्डर हैं। तो एक हिस्सा कंपनी की ओनरशिप का मेरे पास भी है, मैं ओनर हूं, लेकिन मैं एब्सोल्यूट ओनर नहीं हूं, हाँ मैं शेयर होल्डर, एक शेयर का हम होल्डर हैं। ओके, नाउ हम कैसे बने शेयर होल्डर? हाउ डिड आई और हाउ कुड आई बिकम द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस? सर आपने शेयर खरीदा होगा, यू मस्ट हैव परचेज्ड द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस आई बॉट, आई बॉट इन 2005-6 ऐसे करके मैंने पार्ट में खरीदा। तो सर आज भी आपके पास है? यस है। तो सर वो आपका असेट हुआ? बिल्कुल।
मैंने पैसा लगाया और मैंने शेयर खरीदा, मेरे पास वो स्टॉक है, अभी भी शेयर वो है मेरे पास और वो रहेगा मेरे पास। तो सर आप मैनेजमेंट में नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं, ये लाफेबल है। मैंने ये वाला बात जो है ना, ये लाफेबल है सर। मतलब मेरे जैसे आदमी की वहां पे कुत्तों वाली औकात है। मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट कोई औकात नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्रोर्स में शेयर हैं। कितने में? क्रोर्स में। तो सर वो लोग कौन है? वो लोग बड़े शेयर होल्डर हैं। तो सर आप भी तो शेयर होल्डर तो हैं, हाँ है ना, हम भी शेयर होल्डर हैं, वो लोग बड़े शेयर होल्डर हैं। तो सर ये कौन होता कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बड़े शेयर होल्डर लोग, और मैं भी शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर। हम लोग कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। वी अपॉइंट डायरेक्टर्स, वी अपॉइंट डायरेक्टर्स हु मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सर आप बीइंग ए शेयर होल्डर, यू आर द ओनर and you people appoint the board of directors who will manage the day to day affairs of the company। अब मैं तो यहां बैठा हूं, अब रिलायंस का मेन कॉर्पोरेट ऑफिस बॉम्बे में है, तो मैं तो मैनेज करूंगा नहीं, मैं तो यहां ट्यूशन मैनेज करता हूं मेरा। पर हम ओनर तो हैं। आपने बोला ना शेयर होल्डर ओनर होता है, तो हम तो हैं ओनर, सच्चा बात है, हम हैं। तो मैं मैनेज नहीं करता कंपनी के बिजनेस को, कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना। ये जो डायरेक्टर लोग होते हैं ना, मान के चलिए लार्जली जो बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं ना, वही लोग हैं। कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, वो अलग बात है, पर लार्जली टू अ लार्ज एक्सटेंट जो लार्ज शेयर होल्डर है ना, दे आर द डायरेक्टर्स। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओके। तो जो बड़े बड़े शेयर होल्डर है ना, वो हैं डायरेक्टरशिप में, वो लोग मैनेजमेंट में हैं। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी है, मैनेजमेंट में वो है, और भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं। तो किन लोगों ने अपॉइंट किया उनको? शेयर होल्डर लोगों ने अपॉइंट किया। इनडायरेक्टली बोलूं, उसने खुद को अपॉइंट कर लिया। सोचिए कैसे? बिकॉज उसी के पास बहुत सारा शेयर था, बाकी उसकी फैमिली मेंबर के पास है। अभी भी नहीं समझे? और उसने अपॉइंट कर लिया, और कोई बुराई भी नहीं है इस चीज में। जैसे आप लोगों को सुनते वक्त लगा होगा कि बुरी बात है, खुद ने खुद को अपॉइंट कर लिया। अरे उसका कंपनी है भाई, मोर देन 60% ओनरशिप उसका है, तो खुद अगर मैनेज नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो ज्यादा प्यार से मैनेज करेगा ना, उसका बिजनेस है। अब अगर किसी आदमी का 25,000 करोड़ रुपया लगाओ किसी धंधे में, तो उसको उस धंधे को चलाने में ज्यादा मोहब्बत रहेगा ना, वो ज्यादा प्यार से चलाएगा अपने धंधे को। यस और नो? तो अगर बड़े शेयर होल्डर लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं, सो देयर इज नो हार्म इन दैट, इट्स वेरी नाइस, रादर इट्स गुड कि बड़ा शेयर होल्डर लोग कंपनी को मैनेज कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल वो बहुत बेवकूफ टाइप का बंदा है, पैदाइशी डिप्रेशन में है, तो उसको मैनेज नहीं करना चाहिए। But otherwise, if big shareholders are managing the company, they will always do good. They will try to do good at least. Now, coming back to the point, किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर कौन होता है? आंसर इज ओनर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट कौन होता है? ओनर लोग जिनको अपॉइंट करते हैं कि आप लोग डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करिए, वो लोग होते हैं डायरेक्टर्स। उनका जो बोर्ड बनता है, मान लीजिए दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो फार एज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है इन केस ऑफ ए कंपनी, एंड इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्वियसली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, क्योंकि वहां ओनर और मैनेजर अलग अलग नहीं होते। कॉर्पोरेट्स में ओनर्स आर, बोलो, शेयर होल्डर्स, एंड मैनेजर्स आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कॉर्पोरेट लेवल पे शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल
for the preparation of financial statements. Rather, the board of directors, the management people are responsible for preparing the financial statement. But when you talk about a proprietorship concern like me, हम ही ओनर हैं और हम ही मैनेजर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है. कॉपी में लिखिएगा. पॉइंट नंबर 2, लिखिए नोट्स ऑन अकाउंट्स contains the details of various items of the balance sheet, profit and loss account, and cash flow statement which improves the understandability of the financial statements. Which improves the understandability of the financial statements. Full stop. Better understandability improves the decision making. लिखो इस बात को. Better understandability improves the decision making. अब आप खुद सोचिए 2-4 मिनट खाली. बैलेंस शीट 1 पेज का, पीएल 1 पेज का, कैश फ्लो 1 पेज का, नोट्स 50 पेज का. नोट्स के अंदर क्या है? इसके हर एक आइटम्स का डिटेल है. और डिटेल को समझने से आप ये मानते हैं कि आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी अगर अच्छा हो तो आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होएगा, अच्छा होएगा, करेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे. तो फिर नोट्स इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ? और अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो 50 पेज का किस लिए रे बाबा? कुड यू अंडरस्टैंड हम क्या बोलना चाहते हैं? आइए बच्चों. ठीक है, कॉपी में लिखिए पैराग्राफ नंबर 3. पैरा 2 नोट्स ऑन अकाउंट्स वाला था. हाँ, पैराग्राफ नंबर 3. एक बार जरा बोर्ड पे देखिए तो बच्चों, कौन सी कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप है. आदित्य बिरला कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम है हिंडाल्को. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ये 14-15 की बैलेंस शीट है. 15-16 अभी आ जाएगा 1-2 महीने में. तो मैं आपको 16 मार्च तो अभी खत्म हुआ है ना, जुलाई अगस्त ही तो चल रहा है. हाँ, तो बस बैलेंस शीट आ गया होगा. मैं 16 मार्च का बैलेंस शीट भी आपको दिखाऊंगा. आदित्य बिरला ग्रुप का नाम है. ये जो पेंटालून है, अगर आप पेंटालून गए होंगे तो ये वाला दिखा होगा जरूर. ये स्टार या सूरज जो भी आपको दिख रहा है, ये सिंबल आपको दिखा होगा वहां पे पेंटालून में. पेंटालून इज ऑल्सो अ आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी. इट्स ऑल्सो अ आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी. आदित्य बिरला का जो ग्रुप है दैट इज हेडेड बाई कुमार मंगलम बिरला. एंड कुमार मंगलम बिरला हैपेंस टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. ही इज एन MBA graduate also, but he is a chartered accountant also. He heads a lot of companies and all the companies are doing tremendously good. जबरदस्त मैनेजर है वो, जबरदस्त. Now, मैं आपको इसका बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स खाली
पेज नंबर वाइज दिखाता हूं। हाँ, बाकी तो हम लोग बनाना सीखेंगे धीरे धीरे। क्या है? पेज नंबर देख लीजिए, ठीक है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, पेज नंबर देख लीजिए। दिखा कहां आपको? दिख गया था पहले? नहीं, लेकिन हम पलटे उल्टे नहीं, पेज हाथ से आपको दिखाई नहीं दिया, तो वही होगा 91। और मैं बोला भी था एक एक पेज का होता है 90 और ठीक 91 नंबर में पीएल है, कैश फ्लो 92, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नोट्स ऑन अकाउंट चालू हो गया। क्या लिखा हुआ है? नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये 93 नंबर पेज से चालू हुआ है, 93, 94, 95 से चालू है। ये सब नोट्स हैं, नोट नंबर आपको दिखेंगे। ये नोट नंबर 1 है, ठीक है। मैं आखिरी नोट नंबर भी आपको दिखाता हूं। एंड इट्स रनिंग अप टू 145, 146 टू बी प्रिसाइज। कहां से चालू हुआ था? और 146 में आकर के फाइनल खत्म हुआ। देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? ये मेटल्स पावर हाउस क्या बनाता है? अल्युमिनियम, हिंडाल्को। उसमें AL जो है वो अल्युमिनियम का है, हिंदुस्तान अल्युमिनियम कंपनी, हिंडाल्को। देखिए लास्ट जो नोट नंबर है वो है 56। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपने नोट नंबर 1 से स्टार्ट किए थे ना, टोटल 50-52 पेज का, जितना भी पेज तुमने काउंटिंग किया मेरे को मत बोलना, बट आप खाली मैं ये बताना चाहता था कि नोट्स ऑन अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट। और नोट्स ऑन अकाउंट्स को पढ़ना एक दिन का काम नहीं है, डेफिनेशन देना एक दिन का काम है, पर इसको आईपीसीसी का 100 क्लास, फाइनल का 100 क्लास, उसके बाद भी चलता रहेगा ये कार्यक्रम। आप सीखते रहेंगे हमेशा। ओके, लिखो पॉइंट नंबर 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कोई सा भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हो? थोड़ा मोड़ा जानते हो कुछ चीज के बारे में? मैंने सुना है कि बच्चे AS2 और AS6 के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और AS10 के बारे में भी कुछ कुछ जानते हैं। सच बोल रहा हूं ना? क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। अभी देखिए 2 आंसर्स आए, नहीं बढ़िया है। लेट अस टॉक। सी, बोलने दीजिए, आप झमेला मत कीजिए। एक बच्ची बोले ना एज वो नहीं बनाता, वो ठीक है ना, जो भी बनता है अब यहां क्लियर हो जाएगा। सी, एक चीज आप प्रेडोमिनेंटली मान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी एंड आर prepared by ICAI and there is no second thought about it. अगर कभी सरकार भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनाउंस या नोटिफाई करती है ना, तो बनवाती हम ही लोगों से है। हम ही लोगों से मतलब आई एम द मेंबर ऑफ ICAI, तो मैं बोल सकता हूं हम ही लोग, ICAI हमारा है, तुम्हारा अभी नहीं हुआ है, तुम स्टूडेंट है, पर तुम जब पास कर जाएगा तो ICAI तुम्हारा भी होगा, because ICAI belongs to its members. So we are the member of ICAI, we are chartered accountants. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करना होता है तो वो इंस्टीट्यूट से ही बनवाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह औकात नहीं है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बना सके। कौन बनाएगा? वो कौन सा मिनिस्टर बना के देगा?
मोदी जी तो विदेश घूमेंगे. नाउ लेट अस कीप असाइड द जोक. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, सुनिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात सुनिए. जिस बच्चे ने भी बोला ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको खाली हम एक छोटा सा आइडिया दे दें. व्हेन यू से सेंट्रल गवर्नमेंट, आई विल नॉट से दैट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई वुड रादर से इट लाइक दिस, कि जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो कंपनी लॉ मिनिस्ट्री है ना, कॉर्पोरेट लॉ वाला मिनिस्ट्री, वो इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही नोटिफाई करता है और बोलता है कि कंपनियों को ये वाले एस फॉलो करने हैं, पर बनाता हमारा इंस्टीट्यूट ही है. बिकॉज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का या अकाउंटिंग का जानकारी हम लोग को ज्यादा होगा ना. सरकार को कैसे ज्यादा होगा? सरकार को बनवाना, हमसे बनवा ले. हम लोग सरकार को हेल्प करने के लिए तैयार है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड गवर्नमेंट डज दैट. आई मीन कोई टसल नहीं है, कोई फाइट नहीं एक दूसरे से. इट्स ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप. तो आप ना कभी भी ये मत बोलिए कि सरकार बनाता है. आप ये बोलिए इंस्टीट्यूट प्रिपेयर्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और अगर सरकार को बोलना है, मान लीजिए कहीं पे, कि आप लोगों को एस, किसी को भी एस फॉलो करना है, तो सरकार इंस्टीट्यूट के बनाए हुए एस को ही बोलेगी कि इनको फॉलो करो. डिड यू गेट द पॉइंट? लिखो. एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए स्टेटमेंट An accounting standard is a statement containing the rules and regulations about the accounting aspects of the accounting aspects of a particular topic of accountancy. Full stop. It is prepared by ICAI. It is prepared by ICAI. Now listen. अगर आपने A6 पढ़ा है, आप बोल रहे हैं हमने A6 पढ़ा है, क्या है उसके अंदर? डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग. माने डेप्रीशिएशन कैसे प्रोवाइड होना चाहिए, किस पे, कैसे, क्या, जो भी रूल रेगुलेशन आपको डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग के लिए चाहिए, आप A6 पढ़ो, आपको मिल जाएगा. वैसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, A6 विड्रॉ हो गया है. A6 विड्रॉ हो गया है. उसकी जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो पहले AS10 था ना, इतना बड़ा बन के आया अभी, 10 गुना साइज का. और डेप्रीशिएशन का पूरा अकाउंटिंग उसी के अंदर घुस गया है. और आप जो एग्जाम देंगे ना मई 17 में, तो आपके ऊपर वो रिवाइज्ड वाला AS10 एप्लीकेबल होने को है. वैसे अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वही वाला एप्लीकेबल होगा, बट आई एम श्योर कि वही वाला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला था 1 साल अनाउंस होने के बाद हम लोग एग्जाम में एप्लीकेबल करवा देंगे. तो हो गया उसको 1 साल. मतलब पिछला मार्च में अनाउंस हुआ था, तो तुम लोग तो मई में एग्जाम देगा ना, तो मार्च खत्म हो जाएगा तब तक, तो आपके ऊपर वो नया वाला एस एप्लीकेबल होगा. तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि पुराना वाला AS6 और पुराना वाला AS10 अब एप्लीकेबल नहीं है. आपके सिलेबस में नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल है, और उसी के अंदर डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग भी इंक्लूडेड है. हम आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, इतना सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है ना. अगर हम आपको बोलें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग था, AS10 के अंदर फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग है, AS2 के अंदर
इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। तो व्हाट इज इन्वेंट्री? इट्स वन टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी। व्हाट इज डिप्रीसिएशन? इट्स अनदर टॉपिक। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स? इट्स अनदर टॉपिक। तो एक एक टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर अगर आपको अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए तो जाइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाएंगे। उसके बाद आप आराम से अकाउंटिंग कीजिए उस टॉपिक का। सो ईच एंड एवरी टॉपिक पे जनरली आवर इंस्टीट्यूट हैज प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या है? बोलिए क्या है? अभी लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या चीज के ऊपर? अकाउंटेंसी के ऊपर। तो आपको अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को फॉलो करके ही तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए। सो द फर्स्ट रूल और द फर्स्ट बिग आइडिया दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आइए एक बड़ा बात, अगर ऐसा है जो मैंने बोला तो फिर तो ये हुआ ना कि कोई भी बंदा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा जैसा भी, उसको एस फॉलो करना पड़ेगा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मैं जानता हूं मेरे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, मी सुदर्शन अग्रवाल, पर मेरे बड़े भाई साहब राम अवतार अग्रवाल उनके ऊपर नहीं है। क्यों सर? बताऊंगा अभी क्यों। आई फॉलो ऑल द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग माई, बोलिए सब चीज, हाँ बुक्स बोलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलिए, फैंटास्टिक, आप बोलिए कुछ भी, हाँ व्हाइल प्रिपेयरिंग माई ट्रैवल अरेंजमेंट मत बोलिएगा। I follow accounting standards when I prepare my financial statements, but my elder brother doesn't. The answer is, why का answer is, इनका financial statement का audit नहीं होता। My bro doesn't get his accounts audited. सर क्यों? उनका टर्नओवर नहीं उतना, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उनका, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, मेरा ऑडिट होता है। तो सर कैसे ऑडिट, माने क्यों ऑडिट होता है? द आंसर इज, मेरा ग्रॉस रिसीट साल का 25 लाख रुपए से ज्यादा है। ट्यूशन फीस जो मैं कमाता हूं बच्चों को पढ़ा करके, वो 25 लाख रुपए से ज्यादा है साल का। और आई एम प्रोफेशनल, तो मेरा ग्रॉस रिसीट देखा जाता है। तो अगर मेरा ग्रॉस रिसीट 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो मेरे को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटिंग कराना पड़ेगा। इसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स ऑडिट। मेरे भाई साहब बिजनेसमैन है, उनका टर्नओवर 100 लाख रुपया से ऊपर होने से उनको ऑडिट कराना पड़ता है। जो मेरे लिए 25 लाख है ना, वो उनके लिए 100 लाख है। प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट, बिजनेसमैन टर्नओवर। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा समझ में आएगा बात सर। तो उनका क्योंकि टर्नओवर 15-16 लाख रुपया का या 50 लाख रुपया का होगा, हमको मालूम नहीं कितने का है, उनका टर्नओवर थोड़ा कम है, तो उनको ऑडिट कराना नहीं पड़ता। अब उनको ऑडिट कराना नहीं पड़ता ना, इसलिए उनको एस फॉलो करना नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय दोज एंटरप्राइजेस who has to get their accounts audited। तो एस हर कोई फॉलो नहीं करता। जैसे बचपन में जब आप लोगों की एज में मैं पूछता हूं कि एस का क्या कहानी है, तो आप लोग हमेशा यही बोलते हो, सर सबको फॉलो करना है। नहीं, सबको फॉलो करना नहीं है। जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होता है उनको फॉलो करना है। नीचे लिखो, पैराग्राफ नंबर 4, applicability of accounting standards।
डैश करके लिखिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर टू बी फॉलोड by those enterprises, businessman, enterprises, businessman, who are required to get their financial statements audited क्या लिखा? who are required to get their financial statements audited. फुल स्टॉप करके आगे लिखना. here two types of audit are included. एज इट इज कॉपी कर दो. बोर्ड में देखो. कुछ समझ में आ रहा है इसको लिखने से? एक हो रहा है टैक्स ऑडिट और एक हो रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट. टैक्स ऑडिट अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो टर्नओवर बेस्ड है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट के सामने मैंने क्या लिखा? कंपनीज. वो टर्नओवर बेस्ड नहीं है. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑल्दो द टर्नओवर मस्ट बी 7 लाख करोड़ ऑफ रुपीज, 7 पे 5 जीरो फिर 7 जीरो और, उतना से ज्यादा ही टर्नओवर होगा. पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, ये तो ट्रू है, क्योंकि 100 लाख रुपया से ज्यादा का टर्नओवर है तो उसका टैक्स ऑडिट होता है. पर क्योंकि वो एक कंपनी है उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है. तो रिलायंस को तो दोनों ऑडिट कराना पड़ता है. बीइंग ए कंपनी, बोलो बेटा, इट हैज टू गेट statutory audit done, and being a company with a turnover more than 100 lakhs, it has to get its account tax audited also. But me, Sudarshan Agarwal, बोलिए, no statutory audit because I'm not a company. I'm Sudarshan Agarwal individual. तुमने चेक दिया मेरे को कि डीडी दिया? चेक दिया. किस नाम से बना? इंडिविजुअल के नाम से बना ना. दैट मीन्स आई एम नॉट ए कॉर्पोरेट एंटिटी, आई एम एन इंडिविजुअल. आई कलेक्ट माई फीस इन माई नेम. यस नो बोलिए. सो इफ आई एम कलेक्टिंग माई फीस इन माई नेम, आई एम नॉट ए कॉर्पोरेट एंटिटी, आई एम अ सोल. बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सब जानते हैं आप. आई एम अ सोल प्रोपराइटर ऑफ माई बिजनेस. यस और नो? तो मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. मेरा टैक्स ऑडिट होता है, और वो भी किस लिए? क्योंकि मेरा ग्रॉस रिसीट 25 लाख के ऊपर है. पर दोनों में से एक ऑडिट भी अगर हो ना तो एस फॉलो करना पड़ता है. क्योंकि जो मेरे ऑडिटर हैं संजय सिंह जी, उनको ये लिखना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में कि द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब अगर मैं नहीं फॉलो करूंगा तो वो एडवर्स रिमार्क्स लिख देंगे कि अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और वो एडवर्स रिमार्क हम लोगों को अपने बैलेंस शीट में नहीं चाहिए. वैसा ही है कि तुम्हारा स्कूल में तुमको मार्कशीट में फेल लिख दिया या बैड बॉय लिख दिया या सी ग्रेड लिख दिया. गॉट द पॉइंट? नंबर 4. नंबर 5,
रिस्पॉन्सिबिलिटी of preparation of financial statements for a corporate entity बोलिए, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इसका आंसर, आप बोलेंगे। कॉर्पोरेट एंटिटी माने कौन? कंपनियां, कंपनी को कॉर्पोरेट्स भी बोलते हैं। डैश करके लिखिए, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स who are also called the management of the company। the management खाली लिख दो बस, तुम एक बार the management लिख दो। रेडी? कितने ए से आपको मालूम है? 33, 32 accounting standards are there, 32। इसमें से अब बोलूं, इसमें से अब अगर A6 को भी हटा हुआ मान लें, जो कि मानना ही पड़ेगा, और A8 भी हट गया है, A8 आपके पहले से हटा हुआ, मतलब कई सालों से, तो 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। ओके ना, इसमें से आपके सिलेबस में 9 हैं, वो भी अब 8 बोलूंगा तो बेटर रहेगा। आईपीसीसी में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मान लीजिए आपके सिलेबस में हैं, जो हम आपको पढ़ाएंगे ग्रुप 1 में। ना फाइनल में सारे पढ़ने पड़ते हैं, माने जो आईपीसीसी में आप पढ़ते हो और जो बच जाता है वो भी फाइनल में पढ़ना पड़ता है। ओके पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने इसका चर्चा बहुत सुना होगा, क्या? इंडेस नाम सुना आप लोगों ने? किस कभी बातचीत में किसी से कोई कुछ बोलता हुआ इंडेस के बारे में बोला हो? यस नो बोलिए, डरते क्या है? नहीं सुना है? नो बोल दीजिए। सुना? हाँ सर सुने। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। हमको पूछिए, हम नहीं पूछेंगे। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, हम डांटेंगे वाटेंगे नहीं। नाम सुना आपने इंडेस का? नहीं सुना? सुनिए, सिलेबस में आपके नहीं है। इंडेस आईपीसीसी के सिलेबस में नहीं है। फाइनल के सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट है जो 9 क्लासेस में हम लोग कवर करते हैं, स्मॉल पार्ट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है फाइनल में। ओके आईपीसीसी में इंडेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाली इतना चाहते हैं कि इंडेस क्या है हम आपको बता दें। इंडेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंडिया के आईसीएआई ने बनाया है, और इंडिया की जो लिस्टेड कंपनीज है, सारी लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे तुमने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर का ट्रेडिंग होता है, और प्लस वो कंपनीज जिनका नेटवर्थ टर्नओवर नहीं, नेटवर्थ समझते हो ना, माने पैसा जिनके पास, नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। फिर से, दोज कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज प्लस those companies whose net worth exceeds 250 crores, they are required to follow Ind accounting standards for preparation of their financial statements. Only few entities, ऐसी टोटल इंडिया में 1100-1200 एंटिटी होंगी, माने टोटल मिलाकर के ऐसी 1100-1200 नहीं, 2200-2400 के आसपास होनी चाहिए। 1100 तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं, ज्यादा हैं। एक बार मान के चलिए ना 3000 के आसपास आज रफ एस्टिमेट करते हैं, कल हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे।
टोटल हिंदुस्तान में मान लीजिए 3000 के आसपास ऐसी एंटिटीज हैं जिनको इंड एएस फॉलो करना है। वो लोग ना हमारे वाले एएस हैं, हमारे वाले माने हमारे सिलेबस वाले, ये भी हमारे वाले हिंदुस्तान के ही हैं और ये भी हमारे वाले ही हैं, पर हम जब हमारा बोलते तो हमारे सिलेबस वाले, ठीक है। तो ये इंड एएस कौन लोग फॉलो कर रहा है बेटा? लिस्टेड कंपनीज और हाँ, उन कंपनीज का जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग इंड एएस फॉलो करते हैं। और वो इंड एएस भी फॉलो होना 16-17 जो फिनेंशियल ईयर है ना, 16-17 जो अभी चल रहा है, ये पहला साल है जब वो लोग एप्लीकेबल करेगा। मतलब पूरा साल का बैलेंस शीट का अगर हम बात करें ना, तो 17 मार्च का बैलेंस शीट पहली बार इंड एएस के हिसाब से बन के आएगा। मतलब इंड एएस इज द लेटेस्ट फिनोमिना, इट्स न्यूएस्ट थिंग, और ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी सारे लोग ये वाला एएस फॉलो करते हैं। जैसे मैं ये वाला फॉलो क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सर आप बोले ना, इसको फॉलो करने के लिए कॉर्पोरेट एंटिटी होना जरूरी है, और वो भी सारी कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। या तो लिस्टेड हो जाए या फिर नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर हो, पर कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल्स को इंड एएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये वाले एएस फॉलो करेंगे। सर ये इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? ये थोड़े कमजोर स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड हैं और ये थोड़े हाई स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड हैं, दोनों ही स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल पैरिटी वाले स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल पैरिटी समझते हो? मतलब पैरिटी विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ड समझते हो ना? तो ये वैसे वाले स्टैंडर्ड है। बट एक चीज मैं आपको अभी से वार्निंग दे के बता दूं, सूनर और लेटर ये जो कमजोर स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल पैरिटी वाले स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएंगे। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मैंने रिवाइज हुआ जो बोला ना आपको, वो इस पैरिटी के लिए ही हुआ है। गॉट द पॉइंट? लिखो कॉपी में। इंड एएस पैराग्राफ नया बनाओ। कितना नंबर बनाओगे? 6। लिखो इंड एएस। लिखिए दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स prepared by ICAI and notified by the central government central government prepared in accordance with the international parity, in accordance with the international reporting, वर्ड लिख दो, parity मत लिखो, in accordance with तो parity हुआ, prepared in accordance with the international reporting, full stop कर दो। These are to be followed by बताइए मैंने क्या बोला? लिस्टेड कंपनीज एंड बोलो कंपनीज हैविंग नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़। अच्छा ये तुमको पढ़ना नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये फिर तुमको जानकारी के लिए हम बोले, कहीं जाओ कोई कुछ बोले तुमको कि इंड एएस क्या होता है मालूम है क्या, तो कम से कम तुम कुछ बोल सको उस बेचारे सामने वाले आदमी को कि हम बेवकूफ नहीं है, हम भी जानते हैं डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं अपने यहाँ पे, तो उसका जानकारी तुमको हो, बोल करके हमने तुमको ये बोला। ओके नाउ
एक चीज अगर तुम समझे हो तो मुझे बताओ, तो आज के दिन हमारे हिंदुस्तान में फिर 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए ना? बोले हाँ या ना? आज के दिन तो हमारे यहां 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए. तो इन अ वे इट्स अ डुप्लीसिटी, आई मीन इट्स अ डुअल अकाउंटिंग सिस्टम. इंडिविजुअल लोग ये वाला फॉलो करेंगे, कुछ कंपनियां ये वाला फॉलो करेंगी, और फिर कुछ कंपनियां ये वाला फॉलो करेंगी. तो आपको नहीं लगता एक तो डिस्पैरिटी पैदा होगा? थोड़ा सोचिए, थोड़ा मतलब उस तरह से नहीं कि आप खाली स्टूडेंट ही हैं, थोड़ा बड़ा लेवल पे सोचिए. आपको ना डिस्पैरिटी पैदा होगा, कुछ लोग वैसा फॉलो करेंगे, कुछ लोग ऐसे फॉलो करेंगे, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ना. हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज. ये बदलाव का फेज है. आप अभी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो. सूनर और लेटर, मैंने क्या बोला था बोलिए? हाँ, ये लोग भी ना ये वाले सारे स्टैंडर्ड रिवाइज होकर के इस स्टैंडर्ड के बन जाएंगे. ऑलमोस्ट दे विल बी इन पैरिटी विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट. अभी लेकिन आपको ये वाले एएस पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में है. आप जो भी सम्स बनाएंगे वो इन सब एएस को फॉलो करके बनाएंगे. आपको यही वाले सारे एएस पढ़ाए जाएंगे, यही आपका सिलेबस है. ये आपके लिए बेकार है. इज इट डन? लेकिन रिलायंस इसको फॉलो करने लग गया है. कब से? इसी साल से. अभी जून खत्म हुआ ना, जून, अप्रैल, मई, जून, सितंबर चला गया क्या? नहीं ना, जून गया ना अभी. तो मैंने क्यों बोला? नहीं, जुलाई गया. मेरे को बोलने दो, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं. थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने क्यों बोला अप्रैल, मई, जून? क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है. जैसे आप लोग एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जानते हो ना, साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसे क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनते हैं. अभी जून क्वार्टर चला गया ना, जून क्वार्टर, तो जून क्वार्टर का रिपोर्टिंग कंपनियों ने आईएफ माने वही इंड एएस के हिसाब से किया अभी पहली बार. सेकेंड क्वार्टर कब खत्म होगा? सितंबर में. तो सितंबर में और एक बार उन लोग इंड एएस रिपोर्टिंग करेगा. और पहला एनुअल रिपोर्टिंग इंड एएस का कब होगा? मार्च. साल के साथ बोला करो, मार्च 2017 में. तो आप ये समझ लो कि न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इंड एएस, एप्लीकेबल टू वेरी फ्यू नंबर ऑफ कंपनीज, क्लियर हुआ सिस्टम? कॉपी में लिखो. एक नया पेज में चले जाओ, नया चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे. ये 5 पैराग्राफ्स आपको समझ में आए ठीक ठाक? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना, अगर आपको मालूम हो तो, और नहीं मालूम हो तो बेसिक्स में जानकारी ले लीजिए. ऑडिटर, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, इन तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? माने इनका बेसिकली कंपनी में क्या काम है? ये तीनों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन. आप बोल पाएंगे? कुछ भी बोलिए जो जानते हैं. इसका क्या काम है? सर ये मालिक है, पैसा लगाता है. इन्वेस्टमेंट, हाँ ठीक, इन्वेस्टमेंट, गुड वर्ड, इन्वेस्टमेंट. ये रुपया लगाता है, इसी का रुपया से कंपनी चल रहा है. कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है इन लोग के लिए कमाता है. Shareholders are the maliks, they are the owners. Profit of the company belongs to them. True. ये लोग कौन है? सर इन लोगों ने, ध्यान से सुनिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आएंगी इसमें. हाँ, वैसे ये सारा चीज लॉ के टीचर लोग भी तुमको पढ़ाएंगे. ओके. इन लोगों ने इन लोगों को अपॉइंट किया है टू
मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। ट्रू। ये कौन लोग हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। ओके ओके ओके, वेरी गुड। माने ये अलग लोग हैं, ये लोग और ये लोग नहीं हैं, अलग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होंगे। कोई दूसरा का काम चेक करेंगे माने तो आप समझ रहे, दूसरा कुछ बनाया उसको वो चेक करेगा तो साला उसको ये मालूम होना चाहिए ना कि वो चीज बनता कैसे है। नहीं समझे अभी भी? तो ये तुम लोगों का फ्यूचर है। अभी भी नहीं समझे? तुम लोग फ्यूचर में सीए बनने के बाद सर्टिफाइड ऑडिटर बनोगे। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ सर्टिफाइड डॉक्टर। जैसे एन एमबीबीएस पास इज ए सर्टिफाइड डॉक्टर, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए सर्टिफाइड ऑडिटर। तो पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। ये लोग नीरे कोरे बेवकूफ हो सकते हैं, बिना पढ़े लिखे हो सकते हैं। ये लोग भी बिना पढ़े लिखे हो सकते हैं, हाँ आराम से हो सकते हैं। पर ये लोग डिग्री होल्डर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बार फेल भी होते हैं बेचारे। क्या सीए में आप जानते हो कि बहुत बार लोग फेल होते हैं बेचारे? बोलिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर अपॉइंटेड टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाई द मैनेजमेंट। डोंट गेट कंफ्यूज ना। आप अच्छा बोल रहे हैं, ध्यान से समझ भी रहे हैं सब चीज को ठीक ठाक। एक दो लाइन और बोल दीजिए। तो फिर आपको क्या लगता है, अगर ये आदमी इन लोगों, सुन बोर्ड पे ना मैं ना दिस दैट करता हूं बहुत, ये लोग वो लोग, तब ना मेरा पेन कुछ बोलेगा। तो जैसे मैं दिस दैट करने लगूं ना, मेरा बोर्ड का मूवमेंट देखिएगा प्लीज। मेरी क्लास में पहली बार आया, आप लोगों को मेरा बात करने का तरीका वगैरह 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा प्लीज। हाँ, तो जब भी मैं दिस दैट ये वो लोग करूं ना, तो मेरा पेन का मूवमेंट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ओके ये इसके बारे में बोल रहा है। तो ये ऑडिटर लोग इस मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग करेगा, ऑडिटिंग करेगा और एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस के हिसाब से बनाया हुआ है, ट्रू एंड फेयर है, सब ठीक ठाक है। तो ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़ा लिखा सर्टिफाइड ऑडिटर्स लोग हैं। ट्रू। तो मैं पूछ रहा हूं इनका अपॉइंटमेंट कौन लोग करता होगा, ये लोग या ये लोग? आपको क्या लगता है कौन लोग अपॉइंटमेंट करता होगा, ये लोग या ये लोग? आप अपना सोच के बोलिए। मालिक लोगों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए या जिसका काम चेक किया जाएगा वही आदमी अपॉइंट करेगा कि चलो तुम मेरा काम चेक कर लो? शेयर होल्डर लोगों को करना चाहिए ना, क्योंकि मेन मालिक शेयर होल्डर है। अब तुम्हारा काम, तुम्हारा इधर आप देखो, तुम्हारा काम को चेक करना है और तुमने जिसको अपॉइंट किया उसी से चेक करा लोगे। आप समझ रहे हो? ये तो अपने एग्जाम देके खुद ही कॉपी जांच के 100 आउट ऑफ 100 दे देना हुआ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो द पॉइंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग एन ऑडिटर ऑल्सो बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर। तो ये मालिक ये मैनेजमेंट को अपॉइंट करता है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बोलो, बनाओ, और ऑडिटर को अपॉइंट करता है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो। और सुनो, इसको भी बोलता है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम लोग को दो, और इसको भी बोलता है तुम ऑडिट करके तेरा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी हम लोग को दो। माने इनका भी जिम्मेदारी ऑफ रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर है, बैलेंस शीट पीएल बना के शेयर होल्डर को देना है, और इसका भी जिम्मेदारी ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को देना है। तो ये एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको लॉ के टीचर लोग और डिटेल में, ऑडिट के टीचर लोग और डिटेल में बोलेंगे। हम थोड़ा बेसिक्स का तैयारी करके, मतलब थोड़ा जब हम अकाउंट्स पढ़ाएं तो आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हम ये सब बात बोल रहे हैं। ओके, चलिए नया चैप्टर, नए पेपर पेज में जाइए। चैप्टर का नाम लिखिए एवरेज ड्यू डेट।
4 to 6 मार्क्स के लिए चैप्टर है। अच्छा सुनिए, आप आईपीसीसी में हैं, आपको मालूम है ये बात? मालूम है ना? तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि मैं आपको डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूं। माना हम ये मान के आए हैं कि आप सीपीटी पास करके आए हैं। अगर ये झूठ है तो हमको बोल दो, तो हम आपको फिर अलग से कुछ पढ़ा देंगे। अदरवाइज हम ये जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है, पीएल क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर क्या होता है, स्पेलिंग क्या है उसका। वहां से स्टार्ट करें ना, बोलिए। मतलब नहीं, वो बेसिक से नहीं, मतलब उसके आगे से स्टार्ट करें तो माने जो आईपीसीसी का सिलेबस है वो पढ़ाएंगे, सीपीटी वाला सिलेबस नहीं। हाँ, आपको कुछ पूछना हो ना, जैसे बातचीत करते नहीं समझ में आया, जर्नल है तो क्या हमको नहीं आता है, तो हम समझा देंगे। आपको जो भी पूछने का मन होगा आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमको ये सब मत बोलिएगा कि सर हम लोग को वो सब बताइए, क्या बेसिक्स ऑफ, वो क्या तुम लोग बोलते हो, गोल्डन रूल्स ऑफ, हाँ जर्नल एंट्रीज, वो सब आप जानते हैं, हम ये मान के पढ़ा रहे हैं। ठीक, लिखो कॉपी में। अच्छा, हम लोग जो बेसिक्स का 6 पैराग्राफ पढ़े, कितना पैरा पढ़े? 6। इससे आपको 4 मार्क्स का, 4 to 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, कोई जरूरी नहीं कि आएगा, लेकिन इससे जनरली एक 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल सम आता है। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। लिखिए, पैरा 1 करके लिखिए। एवरेज ड्यू डेट इज mean date, MEAN, मीन, एवरेज। मीन नाम, मीन, मीडियन, मोड नाम सुने हो? तो मीन एवरेज को बोलते हैं ना। एवरेज ड्यू डेट इज अ मीन डेट ऑफ several due dates on which if the entire payment is made, on which if the entire payment is made, no interest will be receivable or payable. Will be receivable or payable. Full stop. इसको और एक्सप्लेन करूंगा, इसका डेफिनेशन को और ऐड करेंगे, बट बिफोर दैट एक बार बोर्ड पे देखो आप। ड्यू डेट समझते हैं आप लोग? ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट की दोनों एक ही जान पड़ता है आपको? सुनिए ना, इसका मीनिंग बताइए। 14 जुलाई 2016 ए सोल्ड गुड्स टू बी 20,000, ट्रांजैक्शन डेट हुआ ना ये? नाइस। तो ट्रांजैक्शन डेट तो आपको मालूम है ही। अब मैंने बोला, मान लो हम ए हैं और मेरा कस्टमर बी है, मैंने उसको बोला यू विल गेट 1 month क्रेडिट एंड यू हैव टू पे दिस ड्यू ऑन 14th of August 2016, ड्यू डेट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन डेट। इस ट्रांजैक्शन डेट का ये ड्यू डेट है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द ड्यू डेट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्यू डेट? हाँ, इट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट और रिसीट इज गोइंग टू हैपन। माने जिस दिन आपको पैसा का लेन और देन करना है, दैट इज कॉल्ड द ड्यू डेट। सो ड्यू डेट पैसों का लेन देन वाला डेट होता है, और ट्रांजैक्शन डेट आप जिस दिन ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट करते हो, जिस दिन ट्रांजैक्शन करते हो। हम लोग ना एवरेज ड्यू डेट निकालने जा रहे हैं, हम लोग एवरेज ड्यू डेट समझने जा रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर इज अराउंड 2.5 आवर का चैप्टर। आज की क्लास के बाद नेक्स्ट वाली क्लास में चैप्टर हो जाएगा। मान लीजिए हम मिस्टर ए
हम मिस्टर बी से ये पैसे पाते हैं, नहीं दिख रहा, ओके ओके, ऐसा तुरंत बोल दिया करो। 15 जुलाई का ड्यू डेट हम उसे पाते हैं 400 रुपया। 17 अगस्त के ड्यू डेट हम उसे 500 रुपया पाते हैं। 19 सितंबर के ड्यू डेट पे हम उससे 1000 रुपया पाते हैं। और 16 अक्टूबर को हम उससे 200 रुपया पाते हैं। 4 बार हमसे सामान खरीद के लेके गया है बोल दो, या कोई लोन उनका आउटस्टैंडिंग है बोल दो, कोई भी चीज का आउटस्टैंडिंग हो, ट्रांजैक्शन किस चीज का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये 4 ड्यू डेट है और मिस्टर बी को मुझे ये 4 पेमेंट करने हैं। सो डेफिनेशन यहां से स्टार्ट करता हूं। व्हेन सेवरल, बहुत सारा, ड्यू डेट्स आर देयर ऑन विच सेवरल, बहुत सारा, पेमेंट्स आर टू बी मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी। जब बहुत सारे अमाउंट्स और बहुत सारे ड्यू डेट्स हों, तो एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जिसको हम लोग निकालना सीखेंगे, जो हमारा चैप्टर का एजेंडा है। एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है, से 29 अगस्त से, हाँ ये निकलेगा। ये कैसे निकलेगा ये पढ़ाएंगे हम। एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है, उस दिन अगर मिस्टर बी हमको एक साथ सारा रुपया, सारा माने अमाउंट जोड़ो बे, सारा माने फटफट जोड़ा करो, 2100, उस दिन मिस्टर बी अगर हमको एक साथ सारा 2100 रुपीज दे दे, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने कोई डिलेड पेमेंट नहीं किया, उसने कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया, कोई इंटरेस्ट ना उसको मिलेगा ना हमको मिलेगा, ना वो देगा ना हम देंगे। ये माना जाएगा कि ये 4 दिन का ये 4 पेमेंट इज इक्वल टू इस दिन का ये सारा पेमेंट। ये डेफिनेशन है एवरेज ड्यू डेट का। मैं फिर से बोलता हूं, व्हेन several due dates are there for several amount outstanding, then average due date is a mean date on which if the entire payment is made by B to A, then no interest will be receivable or payable. मैंने डेफिनेशन दिया, अब आप लोग थोड़ी देर इस डेफिनेशन के साथ वक्त गुजारो और समझो कि एग्जैक्टली क्या बोलने का कोशिश है। ये निकला कैसे, निकलेगा कैसे, वो आपका सिलेबस है, वो हमको आपको पढ़ाना है, जिसमें बहुत वक्त लगेगा। बट मीनिंग ऑफ द एवरेज ड्यू डेट समझ में आया कि नहीं, ये कोशिश करो बताने का। ओके, जस्ट गो अहेड विद दिस, जस्ट देखते रहो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। समझ गए ये चीज ठीक से? डेफिनेशन बोलिए, निकालना तो सीखेंगे, बहुत वक्त लगेगा। क्या समझे बोलिए तो? इसको थोड़ा इजी वे में बोलते हैं। अगर बहुत सारा पेमेंट अलग अलग, बहुत सारा अलग अलग ड्यू डेट को किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी को करना है, तो एवरेज ड्यू डेट, हाथ का मूवमेंट देखिएगा प्लीज। अगर बहुत सारा पेमेंट बहुत सारे ड्यू डेट्स में किसी एक आदमी को किसी दूसरे आदमी को करना है, तो एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है जिस दिन अगर सारा पेमेंट एक साथ कर दिया जाए, तो कोई किसी को आदमी को ना तो इंटरेस्ट देगा ना इंटरेस्ट लेगा। माने ये मान लिया जाएगा कि इस दिन ये पेमेंट करना इज एज गुड एज इस 4 दिन ये 4 पेमेंट करना। तो 4 दिन में 4 पेमेंट करो या इस अकेले दिन में ये सारा पेमेंट करो, बात एक बराबर है। दैट इज द डेफिनेशन। कोई आपको ये बोल नहीं रहा कि इस दिन पेमेंट करो सारा, नो ना, ये खाली एक डेट है जिसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बाद में सिखाएंगे, जो निकाला कैसे जाता है बाद में सिखाएंगे, पर ये क्या है ये हम अभी सिखा रहे हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये दोनों दिन, बोर्ड पे देखो, हमको ये दोनों पेमेंट करना है,
अरे मान लीजिए हम ए है, हमको बी को 4 पेमेंट करना है, तो ये दोनों दिन हमको ये 2 पेमेंट करना है। इस पे आएंगे बाद में, हाँ पहले इस पे बात करते हैं। अब हम पेमेंट करेंगे अगर इस दिन, ये मान लो मेरा एवरेज ड्यू डेट का आंसर है, ठीक है। अगर हम इस दिन पेमेंट करेंगे ये दोनों एक साथ, तो हम डिलेड पेमेंट कर रहे हैं, यस और नो? बोले डरना नहीं है। तो हम अगर डिलेड पेमेंट कर रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आइए इन दोनों डेट को देखते हैं। अगर ये दोनों डेट को हमको ये दोनों पेमेंट करना था, और हम अगर ये दोनों पेमेंट भी इस दिन कर रहे हैं, तो हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, इस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा और देंगे, इज कैंसेलिंग आउट ईच अदर। नहीं समझे अभी भी? मैंने बोल दिया जो समझाना था, और आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपको अभी भी नहीं समझ में आया। सो फाइनली, if there are several due dates on which several payments are to be made, then average due date is one such mean date on which, if the entire payment is made, then no interest will be payable or receivable. This is the definition. Please never ever think that on this date we have to make this payment. No, you have to make these payments on these 4 dates. आपको इस दिन पेमेंट नहीं करना है, 4 मार्क्स लाने के लिए निकालना है। नहीं समझे ना अभी भी? ये पेमेंट के लिए नहीं है, कुछ और कारण के लिए है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर अभी मान लो 4 मार्क्स के लिए निकालना है। अरे पेमेंट तो ये 4 दिन 4 करना है ना, दीज आर द ड्यू डेट्स। फिर ये क्या है? अगर इस दिन पेमेंट करना है तो फिर ये क्या है? बोलिए ड्यू डेट कौन सा है? ये वाला है ना। तो इस 4 दिन ना हम लोग को ये 4 पेमेंट करना है, तो फिर ये क्या है? इस दिन क्या करना है? कुछ नहीं। इस दिन कुछ नहीं करना है, ये डेट निकाल के हम लोग को एग्जाम में 4 नंबर लाना है। नहीं, कुछ सिग्निफिकेंस है बेटा, लेकिन वो हम लोग बाद में सीखेंगे। बट डिड यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एडीडी, एवरेज ड्यू डेट? कॉपी में लिखो। पैरा 1 में ही आगे लिखो, पैरा 2 मत करो अभी, हाँ पैरा 1 में आगे लिखो। So when there are several, बहुत सारा payments to be made on several due dates, कॉमा करिए, एडीडी एवरेज ड्यू डेट का शॉर्ट फॉर्म इज वन सच मीन डेट on which if the entire payment is made, on which if the entire payment is made, it is considered to be the same. That's it. आज की क्लास हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी ना आप लोगों को मेरी क्लास का जो आइडेंटिटी कार्ड है, जिसको अपन आई कार्ड बोलते हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और आपको कल की क्लास आनी है आपको। टुमारो वी हैव अ क्लास एंड तो क्या हो गया? स्कूल की छुट्टी है, कॉलेज की छुट्टी है। अरे मुझे मालूम है इनके बोलने से क्या हो गया, हम भी तो कॉलेज पढ़े हुए हैं। कॉलेज की छुट्टी है। छुट्टी तो सभी आदमी कभी भी मना लेता है, ये गलत है। देखिए अभी पहले दिन से ही मान लीजिए मैं अप्रोचेबल हो गया, मैं बातचीत इस तरह से किया कि आपको लगा कि हाँ इस आदमी से बातचीत किया जा सकता है, तो आप पहले दिन से अपने कार्यक्रम में चालू हो गए। हाँ
अभी दे देते हैं। अच्छा ऑनेस्टली बताइए, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं क्लास लूं कल सुबह, और आप लोग 2-2.5 घंटा के लिए आकर के फिर राखी बंधाना, सबको ही तो राखी बंधाएगा। हाँ, क्लास क्यों मिस करें? क्योंकि ना सुनिए, एक प्रॉब्लम है छोटी सी आपके, आप लोगों के सिलेबस में प्रॉब्लम ये है कि कल की क्लास के बाद ना हमको आपको करीब करीब 10-15 डेज का छुट्टी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पीछे वाला जो बैच का सिलेबस है, मैंने आपको बताया वो 8-10 दिन पीछे चल रहा है। तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली कल मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कल की क्लास के बाद कब आना है। तो ये एक क्लास मिल रही है मुझे, मैं मिस नहीं करना चाहता, ठीक है? हाँ, कल हमारी क्लास है, कल 11 o'clock पे आप आएंगे, ओके? और राखी वाखी उसके बाद प्लीज आइएगा, कल चैप्टर का प्रैक्टिकल सम्स बनेगा। जल्दी दीजिए, जल्दी। राखी वाखी जैसे फेस्टिवल में स्कूलों की छुट्टी नहीं होती, आपको क्यों छुट्टी चाहिए? कॉलेज का भी नहीं है, मैं भी नहीं था, तो बढ़िया हुआ ना, फिर सब जगह पे यूनिफॉर्मिटी हुआ ना। 1 मिनट, सब कोई बैठे रहिए प्लीज। अच्छा, अभी ना आप लोगों को मैं कार्ड नंबर के हिसाब से बुलाऊंगा। आप लोगों के पास अपना रिसीट है? सब कोई फटाफट अपना रिसीट निकाल लीजिए। वी हैव टू फिनिश दिस इन हाफ एन आवर, बिकॉज 2 बजे से मेरी दूसरी क्लास है।